दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, टूटने लगे जब हौसले तो ये एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल को अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये चंद लाइनें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं जीवन की सच्चाई को, कि अगर हमें मंजिलों को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करते हैं उन्हें देर सवेर ही सही अपनी मंजिलें ज़रूर मिलती हैं। इसलिए अगर जीवन में आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। फिर देखिए, एक ना एक दिन देर सवेर ही सही आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अल्बेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अल्बेलो राजस्थान। मेहनत की बात हुई है। राजस्थान की माटी ही ऐसी है जहां कोई भी जन्म लेता है तो मेहनत करना ये माटी सिखा देती है, और इस माटी से जो भी मेहनत करके आगे बढ़ा है, राजस्थान की इस माटी ने उसे सफलता का स्वाद ज़रूर चखाया है। आज अल्बेलो राजस्थान के इस मंच पर जिस तरह से अलग अलग हस्तियां आती हैं, एक हस्ती आज मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक नहीं कई क्षेत्रों में महारत हासिल की है। वो प्रकृति प्रेमी भी हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व भी करते हैं। तो जहां प्रकृति के बात आती है, राजस्थान की आबो हवा हमें अपनी ओर खींची लेती है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज अल्बेलो राजस्थान के मंच पर पधारी इस हस्ती से। आप हैं अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पुलिस मुख्यालय जयपुर, डॉक्टर कमलेश शर्मा। बहुत बहुत कमलेश जी आपका स्वागत अल्बेलो राजस्थान में। नमस्कार जी कमलेश जी, आपकी अगर हम यात्रा को देखें तो पहले आप कला संकाय के विद्यार्थी रहे, फिर शिक्षक रहे, पत्रकारिता से जुड़े रहे और पर्यावरण से जुड़े रहे, वन्य जीव संरक्षण से जुड़े रहे, और उसके बाद अब आप पुलिस मुख्यालय में जनसंपर्क अधिकारी हैं। तो ये यात्रा शुरू कैसी हुई? बड़ी रोचक यात्रा लग रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। शुरुआत मेरी कला संकाय के विद्यार्थी के रूप में हुई जी। मैंने अपना स्कूली जीवन बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे में बिताया। उसके बाद मैं 1996 में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में यहाँ जॉब करने के लिए मैंने तैयारी शुरू की थी। क्योंकि मैं शिक्षक के पद पर था, इसलिए पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से नहीं कर पा रहा था जी। तो ऐसे में मैंने स्वतंत्र लेखन शुरू किया। अच्छा। प्रकृति से जुड़े, उसके आसपास आए तो देखा कि प्रकृति बहुत सही रंगों से रंगी हुई है। उसकी हर एक तथ्य में हमको के अलग अलग रंग दिखते हैं जी। तो इसी को मुझे बहुत आकृष्ट हुआ और यहीं से मेरी शुरुआत हुई कि 2000 में जब मैं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था तो मैंने फोटोग्राफी पर हाथ आजमाया और फिर धीरे धीरे प्रकृति में घुसते गए और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम उसको एक अच्छे एक्सपर्ट के रूप में उसको जानने लगे हैं। जी जी जी, जी। जैसा कि प्रणय ने सर बताया कि आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। हम सभी विषयों पर बात करेंगे, सभी आयामों को हम छुएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, जैसा कि सर बता रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में अभी कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम पुलिस महकमे की बात करना चाहेंगे। सर, कई बार देखा जाता है पुलिस और पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं डर का माहौल होता है। प्रॉब्लम में अगर पब्लिक है, लेकिन फिर भी वो पुलिस के पास जाने से कहीं ना कहीं डर है। उस डर को कैसे कम किया जाए और किस तरह से आपका जो जनसंपर्क विभाग है वो क्या कार्य कर रहा है इसमें? जैसा कि इसमें डर की कोई बात नहीं है, पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए ही है। कुछ डर का माहौल इसलिए भी हो जाता है कि क्योंकि हमारा दिन रात जो जुड़ा होता है या हमारा जो सामना होता है अपराधियों से होता है, इसलिए इन लोगों में स्वाभाविक रूप से डर पैदा होता है कि ये लोग सीधे अपराधियों से मुखातिब होते हैं और अपराधियों से दो हाथ करते हैं। तो आमजन को डरना नहीं चाहिए और इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राजकोप सिटीजन ऐप भी बनाया है। उस ऐप के माध्यम से हर कोई अपने जेब में पुलिस की सुरक्षा लेकर घूम सकता है। मतलब यदि उसके पास कोई और सुरक्षा नहीं है तो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से वो कहीं भी उस पुलिस सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। जी जी जी। सर, आपने राजकॉप ऐप की बात की है। मेरे फ़ोन में भी राजकॉप ऐप डाउनलोडेड है। इस ऐप के बारे में थोड़ा और बताएं, किस तरह से डाउनलोड करके उसको उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल, यह प्ले स्टोर पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और इसके माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष नीड हेल्प है, वो एक उसमें ऑप्शन है। उस ऐप के माध्यम से यदि व्यक्ति
1 सेकंड में उसको क्लिक करेगा तो उस कंट्रोल रूम में उसका एक्सेस पहुंच जाएगा और वहाँ कंट्रोल रूम से वापस उसके पास फ़ोन आएगा। यदि आपका लोकेशन ऑन है, यदि आपका मोबाइल लोकेशन ऑन है तो पुलिस विदिन सेकेंड वहाँ, विदिन मिनट्स वहाँ पर पहुँच जाएगी और आपको जो भी हेल्प चाहिए वो उसको दे देगी। जी, तो प्रणय, पुलिस हमारी ही सुरक्षा के लिए, हमारी ही हेल्प के लिए है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कमलेश जी, जो बात चल रही है, साहब बता रहे हैं कि पुलिस तुरंत चुस्ती से वहाँ पहुँच जाएगी। किसी भी कारण से कोई व्यक्ति अगर पुलिस की सहायता मांगता है इस ऐप के ज़रिए या कंट्रोल रूम को सूचना देता है, फिर भी अगर पुलिस किसी कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो एक आम इंसान जो मदद चाह रहा है वो कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, हमारे आसपास पुलिस के कई सारे थाने हैं, चौकियां हैं। हमारे जो इस ऐप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा। उन ऑप्शंस में अलग अलग जगह आप किस तरह की आप मदद चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और स्वाभाविक रूप से पिछले दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अच्छा। जहां पर 5 मिनट 7 मिनट में पुलिस वहां पहुंची है और उसको मदद पहुंचाई है। अच्छा। विशेष रूप से महिलाओं के मामलों में जहां पर कोई छेड़छाड़ की घटना है या अन्य घटना है, तो उसमें राजकोप सिटीजन ऐप के नीड हेल्प फीचर ने बहुत मदद की है। और गत दिनों में हमने इसकी कई सारी सक्सेस स्टोरीज मीडिया में पब्लिश भी करवाई है। वैसे तो हमारा राजस्थान बहुत शांत प्रदेश है जहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखने सुनने में, अखबारों में पढ़ने में आता है कि कोई घटना हो गई है, उस तरह से फिर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ जाती है। तो आमतौर पे पुलिस तक तो सारी जानकारी होती है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में एक मीडिया जगत जो है वो जानना चाहता है, पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है कि क्या घटना हुई, उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है। तो पुलिस मुख्यालय में किस तरह की भूमिका रहती है जब मीडिया को आप पहली बार बताते हैं, फिर मीडिया से जनता तक ये खबर पहुँचती है? बिल्कुल, हमारा जनसंपर्क प्रकोष्ठ है वो मीडिया की मदद के लिए ही है। हर तरह की घटना की हम जानकारी मीडिया तक तत्काल पहुँचाते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और हम व्यक्तिगत मैसेज भी उन लोगों को पहुंचाते हैं। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उस समय हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करते हैं। तो इस माध्यम से बहुत सारे माध्यम है जहां से हम मीडिया तक सूचना पहुंचाते हैं और मीडिया को जो फैक्चुअल स्थिति है उसकी जानकारी देते हैं। जी। सर, कई बार होता है कि जनसंपर्क विभाग जो होता है वो बाहर के अन्य विभागों से भी संपर्क बनाए रखना चाहता है। ऐसे में संपर्क बनाए रखने के लिए और सही सूचना देने के लिए आपका विभाग किस तरह की रणनीति बनाता है, किस तरह के काम करते हैं? बिल्कुल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के रूप में हमारा विभाग लगा हुआ है और हर माध्यम से आम जनता तक पहुंचने के लिए मीडिया को सेतु के रूप में उपयोग करता है। और समय समय पर अलग अलग तरह की प्रेस वार्ताएं, प्रेस रिलीज, स्पेशल स्टोरीज, मीडिया कवरेज इत्यादि की व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा की जाती है। अन्य विभाग भी इसी तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और वो जनसंपर्क विभाग का उपयोग करते हुए अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और हम तुरंत, मीडिया का ये काम होता है बताना, लेकिन तुरंत ऐसी कोई सिचुएशन हो गई कि हम हर चीज़ नहीं बता सकते। ऐसे में उस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? बस यही है कि हम जिस स्थिति में हैं वहाँ से जो वास्तविक स्थिति पहुँचे मीडिया के माध्यम से आम जनता तक, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। हम ट्वीट भी करते हैं, हम इंस्टा पर भी मैसेज करते हैं, हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो फैक्ट हैं उनको प्रसारित करते हैं। आजकल चूँकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वायरल वीडियो होते हैं जो कि बिल्कुल AI जनरेटेड होते हैं या किसी अन्य तरीके से ये लोग पब्लिश करके अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो उन अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए भी हम फैक्ट चेक और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि हम करते रहते हैं। जी। कमलेश साहब, जिस तरह से अलग अलग मंत्रालयों के जो मंत्रीगण हैं वो जन सुनवाई करते हैं, सीधा जनता से बात करते हैं, चाहे वो उनका अपना निवास हो या उनका मुख्यालय हो जहाँ पर वो बैठते हैं, इसी तरह से पुलिस विभाग के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, क्या वो भी जनता को आमंत्रित करते हैं? जन सुनवाई का कार्य होता है वहाँ पर? जी, जन सुनवाई बिल्कुल आप देख रहे होंगे इन दिनों जयपुर पुलिस मुख्यालय और आयुक्तालय में जन सुनवाई की व्यवस्था अलग अलग थानों पर जाकर अधिकारी करते हैं। तो जिलों में भी इस तरह से अलग अलग तरह से जन सुनवाई होती है। CLG की बैठकें होती हैं, इस माध्यम से इस तरह की जन सुनवाई होती है। साथ ही इन दिनों हमारे जो नए पुलिस महानिदेशक हैं राजीव शर्मा जी, वो इन दिनों संभाग लेवल पर इस तरह की बैठकें आयोजित करते हैं
उसमें वे आम जनता से भी मुखातिब होते हैं, पुलिस अधिकारियों से भी मुखातिब होते हैं और जनता की समस्याएं और इस तरह के अपराध की समीक्षा वे कर रहे हैं। क्या आपने जितने भी अधिकारी हैं आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि क्या एक आम जनता के मन में जो हिचक होती है कि अधिकारी से मिलें कैसे, क्या हमें प्रवेश मिलेगा, क्या वो हमारी बात सुनेंगे, इस हिचक को दूर करने का कुछ प्रयास किया गया है? बिल्कुल, हिचक वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हर जगह पुलिस थानों में आम जनता के लिए रिसेप्शन बनाए गए हैं। अच्छा। पुलिस मित्र कक्ष हैं, है ना, बाल मित्र कक्ष हैं, मतलब महिलाओं के लिए भी अलग से रिसेप्शन से हैं। तो हर जगह व्यक्ति जा करके आसानी से अपनी बात को कह सकता है, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। जी जी जी। कमलेश जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई परेशानी में है, पुलिस की सहायता के लिए जाते हैं, किसी कारणवश अगर वो डिले होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में, तो किस तरह से पता कर सकता है कि क्या मेरी प्रॉब्लम को अभी ले लिया गया है, आगे प्रोसेस में है, या किस तरह पता कर सकता है एक आम इंसान? इन दिनों ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा भी है और हर जगह जैसे ही आपकी एफआईआर लॉन्च होती है तत्काल ही आप तक मैसेज भी आता है और उस एक आईडी जनरेट होता है, उस आईडी के माध्यम से वो पता कर सकता है कि किस पोजीशन में आपकी शिकायत है। तो इसलिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी शिकायत की स्थिति को देख नहीं सकते। स्थिति को कैसे जी जाने? जी जी। वैसे कमलेश जी जिस विभाग में हैं प्रज्ञा, वहाँ तो 24 घंटे कार्य करना होता है, लेकिन आप जब इस विभाग में नहीं थे तब भी आपने 24 घंटे काम किया, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से आप पर्यावरण संरक्षण पे कार्य कर रहे हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को आपने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं और बर्ड वॉचिंग भी आपने की है, उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी आपने अपने कैमरे में कैद की है। तो हम इस और आप चलना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रुचि है आपकी पशु पक्षियों को देखना, निहारना नहीं, सिर्फ उन्हें कैद कर लेना, उनके ऐसे अविस्मरणीय पल जो कभी देखने को बाद में शायद नहीं मिलेंगे, उन्हें आपने कैद किया है, यहाँ कैसे रुचि जागृत हुई? जी, यह बात 2005 की है, जब मैं डूंगरपुर में पोस्टेड हुआ। उस समय वहाँ पर एक डीएफओ हुआ करते थे, ओसी चंदेल साहब। अच्छा। तो वह शनिवार रविवार को हम जंगलों की सैर करते थे, तो उन्होंने मुझे करीब से इन पशु पक्षियों को देखने का मौका प्रदान किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन पक्षियों के बारे में बताई। अच्छा। वो चूँकि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी रह चुके थे, इसलिए उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई जिससे मेरा यह जो शौक़ था वो और बढ़ता गया और इसमें फिर धीरे धीरे मैंने फोटोग्राफी भी उस माध्यम से स्टार्ट की। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये सफ़र, क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तो आपको वाइल्ड लाइफ में जाना भी पड़ेगा, उसमें कहीं पर पानी भरा है, कहीं दलदल है, कहीं जंगली जानवरों का भी खतरा है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कितना आपने उस चीज़ को आनंद से किया काम को? जी बिल्कुल, वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो है ही, इसके लिए एक धैर्य भी रखना पड़ता है। जी, जी, क्योंकि पशु पक्षियों को हम बिना डिस्टर्ब किए तभी हम उसको क्लिक कर पाएंगे जब हम धैर्य रखेंगे। किसी एक फोटो के लिए आपको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। आप किसी वाटर बॉडी पे हैं, आप उस वाटर बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप कहीं आप खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको धैर्य से निपटना होता है और यदि आपको कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए धैर्य तो जरूरी है। और फिर आप कांस्टेंट उस पर वॉच करते रहेंगे तो आपको निश्चय ही एक फोटो तो अच्छा मिलेगा ही। जी जी। हम कभी कभी होता है कि 1 घंटे बैठे और उसमें 2 से 3 फोटो अच्छे मिल पाए। हमने आपने 200-250 क्लिक किए, लेकिन उसमें 2-3 फोटो होते हैं जो कि आपके लायक होते हैं। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। साथ ही यदि आप वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं, मैं एक किस्सा बयां करूंगा कि जी बताइए। बुद्ध पूर्णिमा पर हर बार वाइल्ड लाइफ की काउंटिंग होती है। तो एक बार हमारे एक्स कलेक्टर थे विक्रम सिंह जी, वो मुझे एक किसी जंगल में ले गए, चलो जाते हैं। अच्छा। जंगल था, जीप तक जंगल के मुहाने तक हमको छोड़ा गया। फिर हम पैदल 3 किलोमीटर गए और एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और सामने ही एक नाला था कि उस नाले में वाइल्ड लाइफ आएगा, अपन देखेंगे उसको और काउंट करेंगे। तो करीबन 5 घंटे हम काउंटर उस रात में बैठे रहे। अच्छा। बिल्कुल घनी रात थी, चारों तरफ खुला ही था, कोई ऐसा सुरक्षा का उपाय नहीं था। मैंने उनको कहा भी सही कि सर यदि हमारे पीछे से कोई वाइल्ड लाइफ आ गया तो उस समय क्या? अरे वाइल्ड लाइफ कभी भी अटैक नहीं करेगा, मतलब वो डिफेंस में अटैक करता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने उस दिन उस 5 घंटे को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। डर तो था, लेकिन फिर भी उस एंजॉय के आगे कोई डर
काम नहीं आया। जी जी। और उसके बाद किन वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफ्स ली आपने? हमने क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मतलब वहाँ जैसे डूंगरपुर का एरिया है, वहाँ पर पैंथर काफी दिखते हैं, तो हमने पैंथर को देखा, हाइना को देखा। तो हाइना लकड़बग्गा होता है, तो इस तरह वाइल्ड लाइफ दिख जाता है, वो बहुत इजीली। ये तो डर की बात हो गई कि कोई वाइल्ड लाइफ का कोई मतलब कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कहीं अटैक ना कर दे, एक डर है। लेकिन उस जगह पर डर बिल्कुल नहीं है जहाँ पर बहुत सारी असंख्य चिड़ियाएं हैं, छोटी बड़ी मोटी पतली तरह की चिड़ियाएं हैं। आप अब तक कितनी, क्योंकि एक आम आदमी जानता है तो वो ये कहता है कि ये चिड़िया है, अब कौन सी चिड़िया है, किस तरह की चिड़िया है, कौन सी प्रजाति है, आप कितनी प्रजातियों को ढूंढ पाए? वैसे वागड़ मेवाड़ में 265 स्पीसीज की चिड़ियाएँ दिखती हैं, जिसमें कई सारी 100 से ज़्यादा जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जी। तो इन चिड़ियाओं को देखना आसान है, हर जगह दिख जाती है, हमारे आसपास भी बहुत सारी चिड़ियाएं रहती हैं, लेकिन हमको उसको थोड़ा सा धैर्य से देखना होता है। हम यदि उनको बाइनोकुलर्स की मदद से अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि उनके बहुत सारे रंग होते हैं। हम हमारे घर की गोरैया को ही देख ले तो उसमें भी बहुत सारे रंग हैं, बुलबुल है, मैना है, तो हर जगह हर चिड़िया की अलग एक विशेषता है, उस आधार पर उसको जाना पहचाना जा सकता है। थोड़ा सा हमको इसको स्टडी करना होगा, इस पर लंबा प्रोसेस है, हमको कांस्टेंट हर सप्ताह या एक समय निर्धारित करना होगा कि हम जा करके उस चिड़िया को देखें, उसके बारे में जानें, कुछ कोई एक्सपर्ट है उससे पूछें कि इसकी क्या विशेषता है, ये कहाँ से आता है, या यहाँ का रेजिडेंट बर्ड है तो ये किस तरह से अपना भोजन लेता है, वो पानी में रहता है, पेड़ पे रहता है, तो इस तरह से हमको जानना पड़ेगा। उसके लिए हमारे आसपास बहुत सारे हम अभी नहीं जानते हैं, हमारे लिए तो ये चिड़िया है सही है ना। पर जब उसको हम देखेंगे कि रेड वेंटेड बुलबुल है तो रेड वेंट है उसके पर के नीचे, तो उससे हम पहचानेंगे। स्पैरो है, स्पैरो को हम पहचान लेते हैं। पिन टेल है, उसकी जो टेल होती है वो पिन जैसी होती है। वुली नेक स्टोर्क है, वुली मतलब ऊनी उसका गर्दन होती है उसकी, इसलिए उसको वुली नेक कहते हैं। ब्लैक नेक स्टोर्क है, स्पॉट बिल डक है, मतलब उसको उनकी जो आकार प्रकार उसकी रंग है उसके आधार पर उन पक्षियों के नाम दिए जाते हैं। जी जी और उसी के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। जी कमलेश जी, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में बर्ड वॉचिंग के लिए कौन कौन सी जगह हैं और कौन सा वो सीजन होता है जिसमें सबसे ज्यादा बर्ड वॉचिंग हम कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बर्ड्स हम देख सकते हैं? वैसे तो बर्ड वॉचिंग के लिए कोई सीजन नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स हमारे आसपास चारों तरफ हैं। फिर भी यदि हम कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को देखना चाहते हैं तो विंटर सीजन होता है। आपका दिसंबर शुरुआत से लेकर के फरवरी एंड तक आप उसको 3-4 माह में अच्छी तरीके से देख पाते हो। उस समय हमारे यहाँ पर कई सारे देशों से यहाँ पर चिड़ियाएँ आती हैं और यहाँ पर 4 माह बिता करके वापस जाती हैं। क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फबारी होती है, मतलब ठंडे प्रदेशों से ही चिड़िया यहाँ आती हैं। तो बर्फबारी होती है तो वहाँ जीवन बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए, तो यहाँ अपेक्षाकृत थोड़ा कम ठंड पड़ती है। तो और यहाँ की हमारी जो आबो हवा है वो उनके लिए मुफीद है। वो चिड़िया यहाँ आती है, 4 माह रहती है और फिर चली जाती है। जी 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 इतनी लंबी मील की यात्रा को तय करके वो चिड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और फिर अपना बसेरा बसाती हैं और उनकी जनसंख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में कुछ यहाँ की जो प्रवासी पक्षी हैं वो और बाहर से जो आए वो पक्षी, इन सभी के बीच में क्या कोई ऐसी प्रजाति है जो दुर्लभ रही हो, बहुत कम देखने को मिली हो, उसे बचाने का प्रयास किया हो? क्या ऐसी चिड़ियाओं को आप कैद कर पाए कैमरे में? जी बिल्कुल, मैं उदयपुर का उदाहरण दूंगा। मैनार एक लेक है, मैनार जिसको अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। जी जी तो वहाँ उसको बर्ड विलेज है पूरा। तो वहाँ जो चिड़िया, वो वहाँ के जो 2 तालाब हैं वो पूरी तरीके से पक्षियों के लिए आरक्षित हैं। तो वहाँ पर ग्रेट क्रेस्टेड ग्रिब होता है, वो एक हिमालय पार से आता है जी। वो पिछले दिनों में देखा गया है कि अब वो वापस नहीं जाता है। मतलब वो कभी यहाँ आया और यहाँ पर आके उसने अपने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए। तो आज इन दिनों वहाँ पर 4 से 5 पैर आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके नए चिक्स भी मिल जाएंगे। तो मतलब एक परिंदा जो हिमालय पार से आया और यहीं का होकर रह गया। तो वो ग्रेट क्रेस्टेड गिब हमारे लिए उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे कूट्स जो प्रजाति की बर्ड्स है वो पहले चाइना से आती थी, अब यहाँ पर 12 माह
हमको हर तालाब में मिल जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जिन्होंने यहाँ भारत को अपना लिया है। जी जी जी, जी सर, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसी कौन सी दुर्लभ प्रजाति हैं जिन्हें अभी बचाने की ज़रूरत है ताकि हम भविष्य में भी उन्हें देख सकें? बिल्कुल, गोडावन के लिए का मैं जिक्र करूंगा कि गोडावन को बचाने के इन दिनों प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत कम संख्या हो गई है। तो अमूमन इसके अलावा सारस क्रेन वगैरह हैं। सारस क्रेन हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहले पाए जाते थे, बहुत कम हो गए हैं। तो सारस क्रेन, जैसा कि रामायण का जो पहला श्लोक है, ओम मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देवकदी काम मोहितम। क्रौंच पक्षी, वही रामायण का जो क्रौंच पक्षी है वही हमारा सारस क्रेन है जी। पहले हर गांव में, हर तालाब पर ये सारस क्रेन दिखाई देता था, लेकिन इन दिनों इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। विश्व में उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी सारस क्रेन माना जाता है, हमारा जो इंडियन सारस क्रेन है। तो सारस क्रेन को बचाया जाना चाहिए, उसके लिए प्रयास वैसे वैश्विक लेवल पे भी हो रहे हैं। फिर भी हमको राजस्थान को विशेष रूप से सारस क्रेन के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। पक्षियों को बचाने की जो मुहिम में आप भी संलग्न है, ये अच्छी बात है। और आपने इसी मुहिम के चलते बांसवाड़ा के श्यामपुरा में 38 प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाया। ये किसी वैज्ञानिक खोज से कम बात नहीं है। इसमें आप कैसे आगे बढ़े, किस तरह से ये मुहिम आगे चली? जी बिल्कुल, पक्षियों के साथ साथ ही हमारे यहाँ पर तितलियाँ काफ़ी पाई जाती है। जो श्यामपुरा फॉरेस्ट की बात कर रहे हो उसमें 38 प्रजातियों की तितलियाँ हमने उसको आइडेंटिफाई की थी। मेरे एक मित्र हैं मुकेश पवार, बागवाड़ा से शिक्षक ही हैं, लेकिन वो उस पर काम कर रहे हैं, तितलियों पर। वो अंडे से लेकर के उसके वयस्क होने तक की तितली की जो प्रजाति है उसके लाइफ साइकिल को कवर करते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं। आप जानते हैं कि तितली का अंडा जो होता है बिल्कुल सुई की नोक के बराबर होता है। तो उस अंडे से लार्वा, प्यूपा, वयस्क बनने तक की जो यात्रा है उसकी हर एक की वो उसने अब तक 85 प्रजातियों की जो तितलियां हैं उसकी लाइफ साइकिल को कवर कर रखा है। अच्छा। तो श्यामपुरा फॉरेस्ट में भी 38 स्पीसीज को एक साथ हमने देखा। उसके बाद हमने फॉरेस्ट ऑफिशियल को इनके बारे में बताया, उसकी सूची दी, उसके होस्ट प्लान दिए। तो यह थोड़ी मशक्कत तो हुई, लेकिन आज श्यामपुरा फॉरेस्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। जी जी जी। सर, आपने ना केवल बर्ड वॉचिंग की बल्कि बर्ड वॉचिंग के लिए आपने फेस्टिवल्स भी लगाए, फेयर भी लगाए, और इसकी शुरुआत हुई डूंगरपुर से। और जब आप बर्ड फेस्टिवल लगाने का जब अवधारणा मन में बना रहे थे, क्या विचार था, कितनी सफल होगी और कितनी सफलता आपको मिली? जी बिल्कुल, छोटे तौर पे तो बर्ड फेस्टिवल राजस्थान भर में होते रहते हैं। पहले तो कई सालों से हो रहे हैं, जयपुर में भी होता रहता है। तो 2013 में जब विक्रम सिंह जी कलेक्टर थे डूंगरपुर, तो हम सब ने विचार किया कि यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल बड़े लेवल पे आयोजित किया जाए। वो ऐसा बड़ा बर्ड फेस्टिवल हो कि जो एक मॉडल बने, और हम उस कवायद में काफ़ी सफल भी हुए। हमने पूरा एक पैटर्न बनाया कि किस तरह का बर्ड फेस्टिवल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम बर्ड वॉचिंग करवा पाएँ, उनको जानकारी दे पाएँ। अलग अलग तरह की प्रतियोगिता की हमने, उसमें हाथों पर, मुंह पर पक्षियों के टैटू भी बनवाए। अच्छा। इसी तरह ये तितलियों के होस्ट प्लान के बारे में जानकारी, तितलियों की लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी। तो एक मोटा मोटा जो एक बर्ड फेस्टिवल होना चाहिए, जो इन दिनों पूरे राजस्थान में हो रहा है, वो मैं मानूंगा कि वो डूंगरपुर की देन है। डूंगरपुर में 2013 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2015 में उदयपुर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद बांसवाड़ा हुआ, करौली हुआ, भरतपुर, मतलब पूरे राजस्थान में अब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पर बर्ड फेस्टिवल होते रहते हैं। जी जी जी। डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, जब हम आपके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं तो हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर आपने एक बर्निंग बर्ड का भी विवरण दिया है कि एक बर्निंग बर्ड भी होती है। अब ये समझ में नहीं आता कि एक तो चिड़िया है और एक तरफ आग है, और आपने दोनों को मिला दिया है। ये क्या वास्तविकता है, इसमें क्या रहस्य हो, बताइए। जी, ये एक बर्ड था जिसको वुली नेक्ड स्टोर्क है। जी हाँ, वुली नेक्ड आप देख रहे होंगे कि उसकी जो गर्दन है वो सफ़ेद है, ऊनी है। जी। तो मैं कहीं जा रहा था, एक खंबे पर इसको बैठा देखा। अच्छा। ये काफ़ी बड़ी आकार का बर्ड होता है, करीबन 3-4 फीट का। तो एक खंबे पे बैठा था, तो स्वाभाविक रूप से डाली पे बैठा हो तो समझ में आता है कि चलो यार बर्ड बैठा है। लेकिन खंबे पे बैठा तो मैंने कहा क्या कारण है बैठा है। मैं कांस्टेंट उसको क्लिक कर रहा था, अचानक ही एक ब्लास्ट होता है। अच्छा। स्पार्किंग होता है, मतलब ये जो आप जो आग देख रहे हो वो नेचुरल है उसको। अच्छा। तो स्पार्क हुआ और मेरे हाथ से भी वो शटर
दब गया। मतलब वो एक सेकंड का ही था कि उसका स्पार्क होना और उड़ना और मेरा क्लिक करना। मैंने उसको क्लिक कर लिया जी। तब तक मुझे नहीं पता था, जब मैंने उसका प्रीव्यू देखा, उसको देखा कि मैंने कहा क्या हुआ आखिर में, तो एक क्षण में पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, वो स्पार्क हुआ और बर्ड उड़ गया। फिर हमने देखा उसको, तो हमने, आप देखोगे इसमें, इसको हम यदि जूम करेंगे तो उस पर जो तार के नीचे सफेद सफेद एक बीट दिखाई दे रही है। जी, जी, जी। तो वास्तव में क्या हुआ कि बर्ड बैठा हुआ था, उसने बीट की, बीट करते ही वो शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छा। और उससे आग लगी। और ये जो सफेद सफेद है वो उसकी बीट के वो हैं। अच्छा, चींटे अलग-अलग कणों में बिखर तो हाँ, बीट के कण हैं, तो वो बीट के मतलब वो उड़ा और उसी क्षण ये क्लिक हुआ। तो ये फोटो मेरा अवार्डेड फोटो है और काफ़ी मेरे लिए यादगार फोटो भी है। जी 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 जी। तो इस तरह के जो यादगार फोटो हैं, इस तरह के अविस्मरणीय फोटोग्राफ से क्या बच्चे जोड़ पाए? आपने अभी भी बच्चों का जिक्र किया था, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से बच्चों को आपने जोड़ा। देखिए एक फोटो और देख पा रहे हैं हम, ये जी, तो इसके बारे में बताएं। ये भी चेकर्ड किलबैक स्नेक है। हाँ। और ये मछली का उसने शिकार किया। जी जी जी। पानी से मछली को पकड़ा और फिर वो बाहर लाकर उसने उसको खाया तसल्ली से। ये आपकी वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बहुत शानदार पिक्चर है। जी। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तब तक मुझे नहीं पता था कि ये स्नेक है और इसके मुंह में मछली है। अच्छा। क्योंकि बहुत दूर था। हाँ। मैंने जूम कैमरे से उसको, मुझे लगा कि सफेद कोई चीज है वो आगे 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 आ रही। हाँ, मुझे हाँ। तब लगा कि कोई बर्ड आ रहा है। जी जी जी। तो उसको कांस्टेंट क्लिक करता रहा, आगे आता रहा। उसको जब थोड़ा पास में आया तब देखा कि ये तो सांप है और ये मछली लेकर जा रहा है। फिर मैंने उसको देखा, इसको पीछा किया जी। तो वो इसको किनारे पर ले गया जी। और वहां पे आराम से इसने मछली का शिकार किया। जी जी जी। और ये मछली आप देख रहे हो, इसका आकार उसके मुंह से कई गुना बड़ा है। जी जी है ना? जी। हाँ, तो हाँ। मतलब जो पशु पक्षी हैं उनको भी कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी भोजन के लिए। हाँ, ये एक प्राकृतिक चीज़ है जिसको हम देख पा रहे हैं। हालांकि देखने में थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, इस नियम के आगे लाइफ हम साइकिल है, मतलब जीवन श्रृंखला। हम अभी कमलेश जी बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों को किस तरह से जोड़ पाएं, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है उसको चिड़िया देखना, जानवर देखने का बड़ा शौक होता है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें छोटे बच्चों की, तो वो नर्सरी से लेकर के प्रैप तक या फर्स्ट क्लास तक चिड़ियाओं के बारे में अपनी उनकी किताबों में भी वो सब चीज़ें होती हैं। आप कहाँ तक जोड़ पाए हैं बच्चों को? बिल्कुल, हम देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, यदि हम उसको कहेंगे, हमने भी देखा होगा, उसको कहा कि आप एक चित्र बनाओ जी, तो सबसे पहले कौन सा चित्र बनाएगा? 2 पहाड़, 1 सूर्य बना देगा। तो कहीं न कहीं प्रकृति हमारे अंदर है। बच्चा देखता है कि बाहर पहाड़ इस तरह से होता है, पेड़ इस तरह होता है, सूर्य इस तरह से होता है, तो प्रकृति हमारे अंदर ही है। तो उस प्रकृति को हमको निकालना है, उसको निखारना है कि उसकी जो सोच है उसको हम, यदि बच्चों को हम शुरुआत से ही उस रूप में उसको प्रेरित करेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से आगे जा कर के इस प्रकृति से जुड़ जाएगा। जी जी। मेरा बेटा ही इसका उदाहरण है कि मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता हूँ बर्ड्स की। हाँ। तो वो भी इन दिनों अच्छा खासा कर लेता है, मतलब अच्छी फोटोग्राफी कर लेता है। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से हम बच्चों को इसमें जोड़ सकते हैं। और बर्ड फेस्टिवल इस तरह का एक बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को इसके बारे में बताते हैं। हम जब बर्ड फेस्टिवल करते हैं तो उसमें कम से कम 1000 बच्चों को हमारा टारगेट होते हैं। अच्छा अच्छा। तो बच्चों को हम अलग अलग स्कूलों से वहाँ लाते हैं। हाँ। उनको बर्ड वॉचिंग कराते हैं, उनको बर्ड्स का फोल्डर देते हैं कि वो जो गाइड बुक होती है कि आप देखो, बर्ड को देखो, फिर पहचानो इस गाइड बुक से कि इसका क्या नाम है, किस तरह से। कुछ कंपटीशंस भी होते हैं कि आप देख करके, बर्ड को देख करके आप उसका फोटो बनाओ या उसको ड्रॉ करो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके माध्यम से हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ सकते हैं। जी जी। शुरुआत में आपने बताया कमलेश साहब कि आप सहायक कलेक्टर साहब के संग गए और एक वाइल्ड लाइफ जो नज़ारा था उसको कैद करने की कोशिश की आपने, और थोड़ा सा डर का भी सामना किया। कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप अकेले गए हों, आपको कुछ पिक्चर क्लिक करनी हो, आसपास जंगली जानवरों का डर भी हो, तो ऐसा किसी डर का सामना किया जब आप बिल्कुल अकेले हों और वो फोटोग्राफी आपको करनी पड़ी हो? डर तो रहता है, मतलब, लेकिन जैसा हमको बताया गया है कि कभी भी जो वाइल्ड लाइफ है वो कभी भी आपको सीधा आक्रमण नहीं करेगा, वो अपनी सुरक्षा में जरूर आक्रमण करेगा। यदि हमने किसी भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया तो आपको, जैसा हमारी सेंचुरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाते हैं, वहाँ भी तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ होते हैं, लेकिन वो किसी पर अटैक करते नहीं हैं। आज तक बहुत कम ऐसे रेयर केसेस होंगे जब अटैक किया होगा तो भी उसने यदि उसको छेड़ा होगा तो अटैक किया होगा। अदरवाइज तो हम देखते हैं सारे कि आप टाइगर घूम रहे हैं, पास में लोग घूम रहे हैं। तो डर की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी मानसिकता उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम वाइल्ड लाइफ के पास जा रहे हैं, हम उसको देखने जा रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे हैं, और उसको डिस्टर्ब करना भी नहीं है। हम क्यों डिस्टर्ब करें? हम जब केवल उसको सौंदर्य को हमको निखारना है, निहारना है, तो फिर हम उसको क्यों डिस्टर्ब करें? जी कमलेश जी, अभी कुछ देर पहले हमने आपकी फोटोग्राफ्स देखी जो आपने खुद अपने कैमरा से क्लिक की थी, बर्निंग बर्ड की, ये लेपर्ड है, इसकी भी हमने फोटोग्राफी आप ही के कैमरे से कैद की हुई है। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब फोटोग्राफी आप करते हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, क्योंकि थोड़ा दूर से डिस्टेंस को भी मेंटेन करना होता है, वाइल्ड लाइफ है, ऐसे में तकनीक कितना आपके उपयोग में आती है? किस तरह के कैमरेज का, किस तरह के लेंसेज का उपयोग करते हैं, और अभी जो आप किस तरह का उपयोग करते हैं, और अभी वर्तमान में किस तरह की तकनीक है जिनका उपयोग किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तकनीक के बगैर हम वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में बहुत छोटे छोटे कैमरे होते थे, उस समय हम 5x 10x इस टाइप से x में इसकी दूरी को हम करते थे। तो आज 800 mm तक के लेंस आ गए हैं, तो उन लेंसों का उपयोग करते हुए हम इसकी फोटोग्राफी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा खर्चीला शौक है, लेकिन हो जाता है जी। मतलब हम यदि केवल हमारे शौक के लिए कुछ खर्च करते हैं तो वो खर्च नहीं होता है। हम हमारी संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। मेरे पास भी 2-3 लेंस हैं, बहुत सारे कैमरेज हैं कि जिनको अलग अलग टाइम में मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो इसके तकनीक के माध्यम से हम उसको बेहतर तरीके से हम देख पाते हैं। जी जी जी। वैसे आपको केवल बर्ड वॉचिंग करनी है तो एक छोटा सा बाइनोकुलर पर्याप्त है। वैसे नंगी आंखों से भी कई सारे बर्ड्स हम देख पाते हैं। ऐसे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हमको यदि बर्ड वॉचिंग करनी है तो हमको इतना खर्च करना भी पड़ेगा। और ये ऐसे बर्ड फेस्टिवल है, उन बर्ड फेस्टिवल में कोई भी व्यक्ति जा करके उन पक्षियों के बारे में, वहाँ पर बाइनोकुलर्स भी होते हैं, स्पॉटिंग स्कोप्स होते हैं, जो बहुत दूरी तक की जो चिड़िया है उसको आप देख सकते हो। तो तकनीक ने हमको काफ़ी मदद की है। तो इस तकनीक के माध्यम से हम बर्ड्स के संरक्षण की दिशा में हम काम कर भी रहे और हो भी रहा है। जी डॉक्टर कमलेश, आपके जीवन के कई आयाम हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और एक आयाम ये भी है कि आप बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं। और हमारा राजस्थान क्योंकि धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में क्या है कि कुछ पेड़ों को काटना पड़ता है, अपनी जगह से हटाना पड़ता है। अब हम बात करें बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच जो हाईवे है, वहाँ पर पीले पलाश के फूल थे, इनको बचाने की आपने मुहिम भी की। और हम अगर सभी लोगों को जोड़ने की बात करें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने एक पेड़ माँ के नाम से मुहिम चलाई, ताकि एक एक व्यक्ति उसमें जुड़ सके, देश के कोने कोने से पेड़ों का संरक्षण हो सके। ऐसे में वो जो पीले पलाश का जो पेड़ थे उनको आपने बचाया, इसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। जी, ये डूंगरपुर का ये वाकया है कि वहाँ पर नेशनल हाईवे बनने जा रहा था जी, और पीले पलाश, मतलब हम पलाश को देखते हैं तो केसरी जो सुर्ख लाल रंग का होता है, और पीले पलाश के वृक्ष बहुत कम है। मतलब पूरे डूंगरपुर में देखो 10-12 वृक्ष होंगे जो पीले पलाश के हैं। हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसको जब उस रोड को बनाने के लिए उसको काटने की जब बारी आई तो हमने, हमारी जो एक ग्रुप था डूंगरपुर बर्ड फेस्टिवल का, तो उसके माध्यम से हमने प्रयास किए। हमने PWD के अधिकारियों से समझाइश की, कलेक्टर साहब की मदद ली, और भी आसपास के एक्टिविस्ट की मदद ली, और उस पेड़ को बचा के रखा। और हमने ये कहा कि जब ये पेड़ जब खत्म हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा जब, तो उस समय भले ही इसको, तब तक हम इसको बचाएंगे। और आज वो बचा हुआ है, उस पर हर साल जो भी बीज आते हैं उन बीजों से हम नए पौधे तैयार कर रहे हैं। जी जी जी। मतलब उसकी जो फलियां लगती हैं, फलियों के बाद उसके बीज आते हैं बिल्कुल बारीक, तो उन बीजों से हमने कई सारे नए पौधे तैयार किए, और इन दोनों फॉरेस्ट में उन पौधों को लगाया भी जा रहा है। जी जी जी। तो इस तरह के हम प्रयास करें तो छोटे छोटे प्रयास हैं जिनको हम
कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण का काम कर सकते हैं। आपकी इतनी सारी बातों के बीच में प्रज्ञा, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हैं अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पुलिस मुख्यालय डॉक्टर कमलेश शर्मा जी। उनसे बातचीत चल रही है प्रकृति के बारे में भी और पुलिस मुख्यालय के बारे में भी। हम अगर प्रकृति की बात करें तो वन्य जीवों से ही प्रकृति का संरक्षण भी है, और वो जो आबो हवा होनी चाहिए एक अभयारण्य में या फिर जंगलों की हम बात करें उसमें, आपने कुंभलगढ़ अभयारण्य में बाघों के संरक्षण पर भी काफ़ी काम किया है, उस बारे में बताएं। जी, ये कुंभलगढ़ अभयारण्य अभी टाइगर रिजर्व बना नहीं है, उसके लिए कवायद चल रही है और कुछ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे जी। तो उस दौरान वन विभाग के सहयोग से कुछ वर्कशॉप्स हुई गाँव में। हम गाँव में जा करके उन्होंने गाँव में लोगों से समझाइश की कि 80 से पहले तो यहाँ पर बाघ ऑलरेडी थे जी, टाइगर्स, तो क्यों न अब वापस बाघों को लाया जाए। बाघों को लाने से टूरिज्म बढ़ेगा, इस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। हमने देखा है रणथंभौर सरीस का जो भी टाइगर रिजर्व है, वहाँ की हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मतलब इन दिनों मतलब बहुत सारा टूरिज्म वहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस बारे में लोगों को थोड़ी समझाइश की थी और काफ़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से आई, और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है और बहुत जल्द उसको टाइगर रिजर्व कर दिया जाएगा और बाघ वापस से उस मेवाड़ की पहाड़ियों में दहाड़ेंगे। जी, आपको लिखने का भी शौक है और इसी शौक के चलते बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में भी आपके काफ़ी लेख छपे हैं। यहाँ तक पहुँचने की कहानी कैसी रही? बस यही है कि हम प्रकृति से जुड़े और जब बात आई कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया जाए तो जहाँ जहाँ भी हमने कुछ अनोखा देखा तो उसको लिखना शुरू किया कि हमारे यहाँ की ये चीज़ अनोखी है, हमारे यहाँ पर ये बर्ड अनोखे रूप में आता है, ये बर्ड अभी दिखा, ये दुर्लभ पक्षी है, ये दुर्लभ पेड़ है। तो इस सारी चीज़ों को देखते रहे, कुछ रिसर्च पेपर भी तैयार किए। डॉक्टर SP मेहरा, डॉक्टर सतीश शर्मा ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हमने काम किया और कई सारी पत्रिकाओं में ये इस तरह के अलग अलग तरह के आलेख प्रकाशित हुए हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भी एक एल्बिनो बर्ड था, स्पॉट बिल डक होता है। स्पॉट बिल है, उसके जो बिल होती है, चोंच होती है, उस पर पीले कलर का स्पॉट होता है। अच्छा। हाँ, और वो रंग रंगीला होता है। लेकिन जैसे मनुष्यों में बीमारी होती है, सफेद दाग होता है, तो उस तरीके से पक्षियों में भी इस तरह की बीमारी होती है। अच्छा। उसको एल्बिनो बोला जाता है। तो वो उसका पूरा शरीर सफेद हो जाता है। अच्छा। अब देखा हमने कि कोई बर्ड जो काला और पीला और इस टाइप का बर्ड है, ये बहुत सारे 4-5 रंग है उसमें, तो वो बर्ड आ रहा था बिल्कुल सफेद कलर का। आप भी यदि देखेंगे कोई कौवा है, वो सफेद कौवा देखेगा तो आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या है, हो सकता है कोई नया बर्ड है। तो उसको हमने क्लिक किया था। एक लिटिल ग्रेप था, उसको भी, वो भी बिल्कुल वाइट कलर का था। तो इन दोनों बर्ड पर हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि आखिर ये क्यों इस तरह का हो गया है और इस तरह का पक्षी क्यों है। और हमने कांस्टेंट देखा कि उस वाटर बॉडी में वो रेगुलर आता जाता रहता था। मतलब हर बार हमको वो एक पैर वो वहाँ पे दिख जाता था। जी 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 जी। तो इस तरह के जो वाक़े होते हैं उनको हम जो वाइल्ड लाइफ की जो रिलेटेड जो भी मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएं, उनमें हमने पब्लिश करवाया है। जी कमलेश जी, कोई किताब लिखी जाए तो ज़रूरी है कि उसे पढ़ा भी जाए, ऐसे ही कोई लेख लिखा जाए तो ये भी आवश्यक है कि उसे पढ़ा जाए। क्या आपको लगता है कि जितना भी आपने लिखा, जो रिसर्च पेपर्स में या आपके आलेख जो छपे हैं, उनको लोगों ने पढ़ा और उन लोगों में किसी तरह की जागरूकता बढ़ी है? स्वाभाविक रूप से कि जब लोगों को फैक्ट्स मिलेंगे तो उसको जानने में भी उनकी रुचि बढ़ेगी, पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। जैसा हमने आपको बताया कि सारस क्रेन के बारे में अब तक लोग जानते थे, बड़ा पक्षी है, कभी आवाज आती थी, लेकिन उसको रामायण से जोड़ा। रामायण का पहला श्लोक था, ऋषि वाल्मीकि ने उसको देखा और वहीं से रामायण की शुरुआत हुई। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के
रुचिकर चीज़ें अगर हम लोगों तक ले जाएंगे जी। हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे साहित्य के माध्यम से, तो निश्चय ही लोग पढ़ेंगे उसको और पढ़ते भी हैं। जी जी। जैसा प्रणय ने बताया, लेखों की बात प्रणय ने की कि लेखों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जागरूकता जागे और उससे कुछ सीखें। यहाँ मैं फोटोग्राफ्स की भी बात करना चाहूँगी। जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, अपने कैमरे में किसी फ़ोटो को कैद करते हैं, तो क्या मानसिकता रहती है कि कितने लोग इसको देखेंगे, किस तरह से उनका रिएक्शन होगा, किस तरह से मैं जब वो सवाल पर पूछेंगे तो मैं किस तरह उनका आंसर दूंगा, क्या मानसिकता रहती है? मेरी फोटोग्राफी और बर्ड वाचिंग स्वांत सुखाए काम है। जी जी। मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ इस मामले में। हाँ। बाकी चीज़ें हमारे पुलिस मुख्यालय और उनकी जो चीज़ें जागरूकता की बात है उसके लिए करता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया में बहुत कम फोटोग्राफ डालता हूँ। ठीक है, कभी कभार मैंने कंपटीशन में भेज देता हूँ। अदरवाइज मेरा ये नहीं रहता है कि हम लोगों के लिए उसको के, मैं अपनी संतुष्टि के लिए फोटोग्राफी करता हूँ, मैं अपनी संतुष्टि के लिए बर्ड वॉचिंग करता हूँ। इसलिए कभी वो बिंदु नहीं रहा कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। लोग देखे तो अच्छा है। जी जी जी। है ना, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। जी कमलेश जी, आप जब अतिरिक्त निदेशक की कुर्सी पर बैठते हैं, अपने विभाग का जब कार्य करते हैं, तो ऐसे में भी दिल में तो रहता होगा प्रकृति से प्रेम, पक्षियों से प्रेम, पशुओं से प्रेम। तो क्या आप पुलिस मुख्यालय में पक्षियों के लिए कुछ दाने पानी की व्यवस्था कर पाए? क्या पक्षियों को वहाँ आमंत्रित कर पाए? नहीं, अब दाने पानी की जहाँ तक बात है कि जो इसको आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं और ये इथिकल नहीं है कि हम पक्षी अपने आप अपना दाना पानी जी 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 ढूंढ लेते हैं। तो इसको मेरा भी यही मानना है, हम जो भी पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि इनको आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा। जैसे कबूतरों को डालते हैं दाने, तो ये उपयुक्त नहीं है। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? ये एक तो इथिकल नहीं है कि जो अभी इन दिनों जो हमारे पास जो कबूतर हैं वो चट्टानों में रहने वाले कबूतर हैं। हमने उसको दाना डाल डाल करके सिटी में अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा। अब सिटी में आए तो उनकी बीट से कुछ बीमारियां भी पैदा होने लगी। तो इस मामले में कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि और कई जगह इसको आर्टिफिशियल फीडिंग को बैन कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा। हमको प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब हम उसको उसका संरक्षण करें, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कोई चिड़िया अच्छी लगी उसको संरक्षण करना, हमने पिंजरे में बंद कर दिया। ये तो इथिकल नहीं हुआ। जी जी। कमलेश जी, कई बार हम देखते हैं, अगर हम जयपुर से अलवर के लिए जाते हैं, बीच में सरिस्का आता है, हमको सड़क पे चलती हुई नीलगाय दिख जाती हैं। कई बार जंगलों से बाहर आती हैं और सड़क पे चलती हुई दिख जाती हैं। ऐसे में उन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका हैबिटेट भी बना रहे और छेड़छाड़ ना हो, ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को भी और आम जन को भी कि उनका हैबिटेट बना रहे, उनकी दखल अंदाजी ना हो? बिल्कुल, ये है जो सेंचुरीज हैं जी, वो इसी का एक बड़ा उदाहरण है जी। ये सब उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाए रखने के लिए वो रिहायशी इलाकों में ना आए वाइल्ड लाइफ, इसके लिए सेंचुरीज को बनाया गया है ताकि लोग वहाँ जाए नहीं। कुछ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट भी है ना, संरक्षित क्षेत्र जहाँ पर वैसे किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। तो हमको उनके जो प्राकृतिक आवास है उसको बनाए रखना है, हमको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यही सबसे बड़ा उपाय है। हम इन दिनों जंगलों में घुस रहे हैं, जंगलों में हम रिजोर्ट बना रहे हैं, चाहे होटल्स बना रहे हैं, हम अपने घर बना रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। सही बात है, जंगल को जंगल रहने दिया जाए, कंक्रीट जंगल ना बनाया जाए। हमारी सारी बातचीत में एक मतलब दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, प्रकृति से प्रेम और प्रकृति का संरक्षण। दोनों में अंतर है या दोनों में आपस में एक मिलान है? दोनों मेरा मानना है कि दोनों एक ही चीज़ है। प्रकृति से प्रेम होगा तो ही प्रकृति का संरक्षण हो पाएगा। जी 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 जी। प्रेम ही नहीं होगा तो संरक्षण नहीं होगा। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जी, हमारी पूरी बातचीत के दौरान प्रणय दो चीजें सामने आई, जैसा आपने बताया, एक तो बर्ड फेस्टिवल और दूसरा बर्ड फेस्टिवल में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। लगभग 1000 बच्चे आपने बताया हर बार बर्ड फेस्टिवल में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास बायनाकुलर्स होती हैं। लेकिन क्या आप उन बच्चों को बर्ड वॉचिंग के साथ उनकी पिक्चर्स क्लिक करना या फोटोग्राफी करना भी सिखाते हैं? अगर कोई बच्चा अपना कैमरा लेके आना चाहे, सर हमें सिखाइए किस तरह से फोटोग्राफी सीखनी है, हमको क्या करते हैं? बिल्कुल, हमने कई सारी वर्कशॉप ऐसी की भी हैं। बर्ड फोटोग्राफी वर्कशॉप भी हमने आयोजित की है। हम देखते हैं कि जब भी बर्ड फेस्टिवल होते हैं कई सारे बच्चे अपने कैमरे लेके आते हैं। इन दिनों मोबाइल्स हर बच्चे के पास है,
तो वो मोबाइल से भी फोटोग्राफी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको सिखाया जाता है, उनके पास जूम लेंस है नहीं है तो भी हम उनकी मदद करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से लाइट का इफेक्ट होता है बर्ड फोटोग्राफी में या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो ये सारी चीज़ें हम अक्सर बताते रहते हैं। अलग अलग हमारे ग्रुप बने हुए हैं, फोटोग्राफर्स के भी ग्रुप हैं जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं। जी जी जी। इतनी सारी बातों के बीच में, क्योंकि अगर ज़मीन की बात करते हैं, हम राजस्थान की ज़मीन पे पले बड़े हैं, यहीं पर हम जी रहे हैं और राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में क्या इको टूरिज्म रोज़गार का माध्यम बन सकता है? क्या इसका संरक्षण किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इको टूरिज़्म हमारे यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ना। जैसा मैंने पहले ही बताया, रणथंभौर है, सरिस्का है, कुंभलगढ़ है, इन दिनों मेवाड़ में उदयपुर है या बांसवाड़ा है, वहाँ भी इको टूरिज्म। हम बांसवाड़ा को देखें तो राजस्थान का हम जब नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक छवि आती है, पूरी दुनिया के सामने छवि आती है जो बड़ा सा रेगिस्तान है। जी जी जी। हम इसके उलट हम बांसवाड़ा को देखें, बांसवाड़ा में रेगिस्तान नहीं है, बांसवाड़ा में समंदर जितना पानी है, 40 स्क्वायर किलोमीटर में पानी फैला हुआ है माही का। तो और उसमें सैकड़ों आइलैंड्स हैं, सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहते हैं। वहाँ पे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट हैं। तो इको टूरिज्म के लिए क्या चाहिए? यही इको टूरिज्म है और इसके लिए प्रयास सरकार की तरफ से चल भी रहे हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ा ये इस तरह के आइलैंड्स, बांसवाड़ा ये चाचाकोटा एरिया है, तो इसमें हम देखेंगे आइलैंड्स है, पानी है, तो लोग यहाँ आते हैं तो अच्छा है। गुजरात हमारे नज़दीक है, गुजरात का बहुत सारा टूरिस्ट उदयपुर की तरफ मूव करता है। उसको डूंगरपुर के रास्ते से हम बांसवाड़ा तक भी ला सकते हैं। डूंगरपुर में भी अच्छा इको टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। जी। तो इन सारी चीज़ों पर प्रयास किए जाने चाहिए, हो भी रहे हैं। जी कमलेश जी, यहाँ पर मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। इन दिनों में 1-2 दिन पहले जब मैं जल महल की तरफ गई थी तो सुबह सुबह जल महल पर भी बहुत से लोग बर्ड वॉचिंग कर रहे थे और फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। अभी अगर जयपुर की या राजस्थान की हम बात करते हैं तो कितनी तरह की माइग्रेटिव बर्ड्स इन दिनों में आने लग गई हैं और किस तरह उनकी पहचान की जा सकती है एक आम इंसान को? जी वैसे हम माइग्रेटरी बर्ड की और जल महल की बात करें तो मैं भी कुछ दिनों पहले वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ पर पेलिकन्स देखे थे। पेलिकन्स बड़ा पक्षी होता है जिसके गले में एक थैली सी होती है। बिल्कुल है ना, वो इस तरह से जैसा उसको पानी के अंदर डुबोता है, पानी निकल जाता है और मछलियाँ अंदर रह जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये माइग्रेटरी बर्ड है। अब किन कारणों से ये यहाँ पर यहीं पर है उसका भी हो सकता है, वो बीमार हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए माइग्रेटरी बर्ड हमको कभी कभार अपने आसपास दिख जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड यहीं के होके रह गए, तो कूट्स वगैरह हैं वो हमको यहाँ दिख जाती हैं। और जल महल में वहाँ पे स्पॉट बिल डक्स बहुत सारी हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं। और तो इन दिनों वैसे चल भी रहे हैं प्रयास। वाइल्ड लाइफ वीक है, आपको पता होगा, तो 1 से 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। अरे वाह। तो इन दिनों कल ही मेरी बात हुई थी, तो एक जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उस पर बच्चों की एक ट्रिप रखी गई थी ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर ने। तो मैंने उसकी न्यूज़ कवर की थी। तो इसलिए कि इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है, हमको भी उन एक्टिविटीज़ में भाग लेना है। तो ये प्रयास किए जाना चाहिए। जी, आपने कुछ देर पहले अपने बेटे का जिक्र किया था कि वो भी आपके मार्ग पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो बाकी जितने भी, क्योंकि हमारा भारत देश युवा देश है, तो काफ़ी सारे युवा इस प्रकृति से प्रेम तो करते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। क्या आप जोड़ पाए उन सभी युवाओं को, या ऐसा कोई प्रयास चल रहा है? बिल्कुल, हमारे व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से हम अवेयरनेस पैदा करते हैं। अलग अलग वर्कशॉप होती हैं, इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, उनमें युवाओं को बुलाते हैं जी। कुछ वर्कशॉप होती हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से असद रहमानी साहब और कई सारे वाइल्ड WWF के रवि सिंह जी वगैरह इन कार्यशालाओं में आते रहते हैं। अच्छा। और उनकी टॉक्स होती रहती है। डॉक्टर सतीश शर्मा राजस्थान का एक बड़ा नाम है वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो वे भी अलग अलग तरह की पूरे देश में घूम करके वे वर्कशॉप करते रहते हैं जी। कई सारे युवाओं को जोड़ा है, हम कई सारे परिवारों को जोड़ा है। मैं खुद अपने परिवार में कहूँ तो मेरे मदर फादर और पत्नी, दोनों बेटे, वो सब इन चीज़ों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। मैं भी उनको फ्रिक्वेंटली कहीं कहीं ले जा। मेरे पापा इवन कि उनको कभी कभी बर्ड का फोटो किसी अखबार में दिखा, तत्काल क्लिक करके मुझे भेज देंगे, ये देखो नया बर्ड।
तो इस तरह के से जुड़ाव पैदा किया जा सकता है। जी 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 जी। डॉक्टर कमलेश जी, आपसे काफ़ी सारी बातचीत में ये तो जान पाए हम कि एक रोचकता आपने हम दोनों के मन में बढ़ा दी है कि हम भी आपके संग चलें और उन पशुओं को और पक्षियों को देखें जिन्हें आप बहुत करीब से देखकर अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो समय थोड़ा सा कम है, लेकिन जो दर्शक हमें इस समय देख पा रहे हैं, क्या उन्हें आप बताना चाहेंगे कि प्रकृति आपके लिए क्या है? जी, मैं कहूँ तो प्रकृति जीवन का मौन संगीत है जी। प्रकृति हमारी माँ है, ऐसी माँ जो बिना कहे हमको आश्रय प्रदान करती है। जी। पेड़ों की ठंडक जी, हवा की बयार और नदियों की कलकल, ये सारी चीज़ें प्रकृति के मौन संगीत हैं जी, जिनके माध्यम से हम इस प्रकृति में जब भी हम व्याकुल होते हैं, जब भी हमको लगता है कि हम किसी शोर से घिरे हुए हैं, तब वो हम उसका आश्रय लेते हैं, लोग जाते हैं प्रकृति को। तो यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, एक एहसास है जिसको शब्दों में बांधना नामुमकिन है। जी 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 जी। तो इस एहसास को जीना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि जो उसके अंदर जितना भी एक सीमित दायरा है वो और बड़ा हो सके और वो प्रकृति के निकट जा सके, प्रकृति को बचा सके और वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, पर्यावरण का संरक्षण हो सके। और इन सबको करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मिक शांति जो मिलेगी उससे जीवन और जीवन में एक प्रगति आएगी। तो डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, आप आए, आपने इतनी रोचक जानकारी दी अपने महकमे की भी, और जो आपकी ये रुचि है पर्यावरण के संरक्षण की, पशुओं के संरक्षण की, पक्षियों के संरक्षण की और उनसे प्रेम करने की, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपके अमूल्य समय के लिए और इन विचारों के लिए धन्यवाद। प्रज्ञा जी, प्रणय जी। जी जी। और आप सोच रहे होंगे, ओह इतने अच्छे व्यक्तित्व हमारे पास साथ में आए और हम आज का कार्यक्रम देखना भूल गए। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ थे आज अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पुलिस मुख्यालय जयपुर डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, और इनकी बातचीत हमारे साथ आप देखना चाहें तो रात को 8 बजे डीडी राजस्थान ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप देख पाएंगे। और चलने से पहले इतना ज़रूर बताएंगे कि आने वाला जो समय है वो त्योहारों का समय है। कल करवा चौथ है, आपको बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले त्योहारी सीज़न की। और अपना ध्यान रखिएगा, सभी का ध्यान रखिएगा, परिवार में सभी को हमारा नमस्कार। अब चलते हैं प्रज्ञा, अलबेलो राजस्थान से आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा शर्मा को। हम फिर मिलेंगे।